शहर और देश का हर कोना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की शोभा देखने लायक ही है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए मथुरा जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। स्टेट बैंक चौराहे पर जिलाधिकारी ने माखन मटकी का लोकार्पण किया। जिलाधिकारी नगर सभी श्रद्धालु जल को जन्माष्टमी के ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ योगेश्वर भगवान कृष्ण से कि सबको सुखी दे, सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। आज आप देख रहे हैं कि इस पुनीत पर्व पर यहाँ पर स्टेट बैंक चौराहे पर स्टेट बैंक के सौजन्य से आज इस चौराहे का सजावट किया गया था। आज इसको लोकार्पित किया गया है और इस पूरे जन्माष्टमी पर्व के दौरान नगर निगम द्वारा, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा और विभिन्न अन्य स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाने की कोशिश की गई है, जिससे जो बाहर के लोग आएँ एक बिहारी जी की इस नगरी के बारे में एक बेहतर छवि लेकर के जाएं। इस बारे में हम लोग सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो देश भर में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और ग्रंथों की माने तो योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि, वृषभ लग्न और बुधवार के दिन हुआ था। इस बार जन्माष्टमी 2 दिन 6 और 7 सितंबर को मनाई जा रही है। मथुरा वृंदावन से लेकर दिल्ली तक कई प्रमुख मंदिरों में मध्य रात्रि 12 बजे कान्हा का जन्म होगा। गली गली हरे कृष्णा से गूंज रही है। वहीं जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मथुरा वृंदावन पहुंची है। लल्ला के स्वागत के लिए देश के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हम आपको इस वक्त 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो देश के अलग अलग शहरों की है, जहां जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा, मुंबई, नोएडा, हैदराबाद और अगरतला 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने मीरा रोड पर दही हांडी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीजेपी नेता रवि के व्यास ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। तो दही हांडी कार्यक्रम जिसमें मुंबई में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने हिस्सा लिया। मीरा रोड पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। बारिश में अपने घर से निकले हो, यहाँ गरर मछली और वहाँ पोस्टर देख रहे हो गरर टूटी मछली है। तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है कि 10 लेयर की दही हांडी हो रही है पहली दफे महाराष्ट्र में। तो रवि व्यास जी भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, हमने भी रिकॉर्ड तोड़ दी गरर के साथ। लेकिन सबसे खूबसूरती की बात है कि इनका चैरिटेबल ट्रस्ट है जो युवा पीढ़ी के लिए इतना अच्छा काम करता है और उन्होंने ये थीम अपनाया चंद्रयान 3 के एस्ट्रोनॉट्स कॉस्ट्यूम लेके, विक्रम लैंडर का पूरा वहाँ बना के, लैंडिंग ऑन द मून दिखा के, ये यूथ को और उत्साहित करता है कि अच्छी चीजों को ध्यान दें। और अब बात G20 सम्मेलन की, जिसके लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। मेहमानों के स्वागत से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम है। दुनिया भर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यह सम्मेलन क्यों है खास और भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है। G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए मेहमानों के स्वागत की शानदार तैयारी की गई है, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद रहेंगी। इनके सत्कार से लेकर सुरक्षा तक के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दीवारों तक G20 के रंग में सब कुछ रंगा नजर आ रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह पूरा वर्ष G20 की अध्यक्षता वर्ष रहा है और देश के 52 शहरों में G20 के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अब उस सम्मेलन की तैयारी है जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे।
आप स्वयं देख रहे हैं कि G20 की तैयारियां केवल 8, 9 और 10 तारीख तक सीमित नहीं रही है। यह पूरा वर्ष भारत की अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता का वर्ष रहा है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एक कार्यक्रम में रुचि लेकर, जो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में केवल राजधानी मुंबई और 2-3 और शहरों तक सीमित होती थी, 52 शहरों में इस बार कार्यक्रम हुए। G20 जैसा कि नाम से ही जाहिर है 20 देशों का समूह है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि G20 सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड है। G20 देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। दुनिया की इकोनॉमी पर G20 देशों का बड़ा असर है। इस सम्मेलन में लिए गए फैसलों का इंटरनेशनल ट्रेड से लेकर वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव होगा। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अर्मिडा ने कहा कि भारत से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। विदेशी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव कहते हैं कि G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। G20 is the 20th largest economy in the world, and not to mention also the largest number of population globally. So therefore, expectation is very high, especially on the G20 leadership and commitment on the on the most pressing development issue and challenges. देखिए, G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, पर ये नहीं कि कल या परसों, करीब साल, 1.5-2 साल में जाके फर्क पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण जो अर्थव्यवस्था को बेनिफिट होता है वो ये होता है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि की, वो कंपनीज अपने देश की सरकार को देखती है। वो ये देखती है कि हमारे देश की सरकार दूसरे देश यानी कि इस समय भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे हैं। अगर उन्हें दिखता है कि उनके देश की सरकार के भारत की सरकार और भारत के साथ रिश्ते स्टेबल, स्ट्रांग और बढ़ते जा रहे हैं, तब वो भी निवेश करने की ज्यादा सोचती है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ा मौका है और जब दुनिया भर के बड़े नेता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आने वाले हैं तो उनके स्वागत की भी जोरदार तैयारी की गई है। इस सम्मेलन से वैश्विक समस्याओं के समाधान निकलेंगे और दुनिया में भारत का रुतबा और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कई प्रतिनिधियों के भाग लेने का कार्यक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के अवसर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार, सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने पुरी सागर तट पर एक दिलचस्प रेत की मूर्ति बनाई है। सैंड आर्ट में करीब 2000 दियों का इस्तेमाल कर अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया गया है। सुदर्शन पटनायक ने अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए अपनी रेत कला में भारत में आपका स्वागत है लिखा है। तो ये भव्य स्वागत किया जा रहा है G20 के मेहमानों का और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कई प्रतिनिधि जिस तरह से भाग लेने के लिए आ रहे हैं, उसी को लेकर प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने पुरी सागर तट पर यह दिलचस्प रेत की मूर्ति बनाई है, जो कि सैंड आर्ट में करीब 2000 दियों का इस्तेमाल करके बनाई गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति का इसमें स्वागत किया जा रहा है। सुदर्शन पटनायक ने अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए अपनी इस रेत कला में भारत में आपका स्वागत है लिखा है। देश में जारी G20 सम्मेलन की तैयारियों के बीच पीएम मोदी आज आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। आसियान से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को बताया कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। पीएम मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में भी जानकारी दी। पीएम मोदी का यह दौरा महत्वपूर्ण क्यों है, आइए वो जानते हैं। वन अर्थ, वन फैमिली,
वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। 21वीं सदी एशिया की सदी है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंचे तो जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोग हाथों में तिरंगा लिए पीएम मोदी के अभिवादन के लिए खड़े रहे। आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से ये बताया कि भारत के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी कितनी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि आसियान में सभी की आवाज सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आसियान सम्मेलन में भी वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की भावना यही भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। उन्होंने एक नियम आधारित पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की जरूरत भी बताई। पीएम मोदी ने कहा कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में सबके साझे हित है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। पीएम मोदी ने विश्वास जाहिर किया कि भारत और आसियान क्षेत्र के भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारत में G20 कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विदेशों के प्रतिनिधि भारत पहुंच रहे हैं और ऐसे समय में खुद पीएम मोदी का इस समिट में हिस्सा लेना भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त। बच्चे घायल भी हुए हैं। हादसे में मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सावर और साडासर के बीच यह हादसा हुआ है। सभी यात्री राजासर गांव के निवासी बताए जाने तो एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है चूरू के सरदार शहर में, जहां सड़क हादसे में 6 यात्रियों की मौत की अभी खबर आ रही है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कैसे वहां इस हादसे के बाद हड़कंप समझ गया। सभी लोग वहां जो मौजूद थे, इकट्ठा थे, उन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिश की। और महत्वपूर्ण बात इस पर यह नजर आ रही है कि 6 से लेकर 15 साल की उम्र के कई बच्चे घायल भी इस दुर्घटना में हुए हैं, बताया जा रहा है। इसके अलावा हादसे में मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 लोगों की जान इस सड़क हादसे में जा चुकी है। 6 से लेकर 15 साल की उम्र के कई बच्चे भी वो हैं जो इस सड़क हादसे में घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर सरदार शहर, चूरू के सरदार शहर से आ रही है। एक बड़ा हादसा हुआ है। इस बड़े सड़क हादसे में 6 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है। और स्थानीय लोगों की तरफ से जब ये हादसे के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने अपने तरीके से यहाँ जो इस एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटना में हताहत लोग थे, उनको मदद मुहैया कराने की कोशिश की गई। दुखद पहलू ये भी है इसमें कि 6 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक 6 साल से लेकर 15 साल तक की उम्र के इस सड़क हादसे में कई बच्चे भी घायल हुए हैं। फिलहाल हादसे में मृतकों का आंकड़ा बताया जा रहा है कि बढ़ सकता है। सावर और साडासर के बीच ये सड़क हादसा हुआ है। सभी यात्री
राजासर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। सनातन को लेकर सियासी घमासान जारी है। उदयनिधि स्टालिन के बाद डीएमके नेता ए राजा ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। तो वहीं बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी सनातन को हे राम और जय श्री राम जैसे शब्दों में बांटकर सियासी तूफान ले आया है। अब बीजेपी विरोधियों पर हमलावर है। कह दिया है कि भारत को गुलाम तिलक लगाकर घूमने वालों ने बनाया। तब देश में ना कर्पूरी जी थे और ना ही लालू जी। देश में सनातन को लेकर हर रोज नई बहस छिड़ रही है। तमिलनाडु के मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के आपत्तिजनक बयान के बाद डीएमके नेता ए राजा एक कदम आगे बढ़ते हुए बेहद ही विवादित और शर्मनाक बयान सनातन धर्म को लेकर दे दिया। तमिल भाषा में ए राजा उदयनिधि के बयान को नरम बताते हुए सनातन की तुलना कुष्ठ और एचआईवी जैसे खतरनाक बीमारी से कर डाली। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று இன்னொன்னு சனாதனத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு। सनातन पर सियासी बयानों के तीर दक्षिण से उत्तर भारत तक चल रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार की सत्ताधारी गठबंधन में शामिल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पहले कहा कि लोगों के बीच छुआछूत पैदा करना ही यदि धर्म है तो वे सनातनी नहीं। और ये धर्म है तो बताओ इनके धर्म में कहाँ लिखा हुआ है जिसको आप शाश्वत करते हो, और ऐसी को यदि सनातन करते हो, मैं भी उसका विरोधी हूँ। मैं सनातन धर्मी यदि तब मैं मान सकता हूँ जबकि 140 करोड़ के लोगों के भीतर मतभेद पैदा न करे। जगदानंद यही नहीं रुके, कह दिया कि हम लोग हे राम वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं, क्योंकि जय श्री राम वाले खून खराबा करने वाले होते हैं। गांधी से कौन जय श्री राम का लोग विरोधी करते हैं? हे राम जो गांधी ने बोला, सदबुद्धि दो लोगों को जो गोली चलाने वाले हैं लोग हे राम वाले, हम लोग हैं जय श्री राम वाले, खून कत्ल दंगा कराने वाले हैं। उदयनिधि स्टालिन सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हैं। ए राजा सनातन को कुष्ठ और एचआईवी की तरह खतरनाक बताते हैं, तो जगदानंद सिंह हिंदू मुस्लिम करने वाले धर्म को सनातन कहकर खुद को इससे अलग बताते हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से जगदानंद सिंह को नसीहत देते हुए पलटवार भी किया जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना, अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री के साथ झुककर प्रणाम कर रहे थे, टीका लगवा रहे थे ना, तो ये क्या कर रहे थे वो? जगता बाबू कुछ हिंदुस्तान का इतिहास आप जानते हैं क्या? न कुछ पढ़ते हैं। जगता बाबू एक बार राम मनोहर लोहिया को पढ़िए, उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव की क्या चर्चा की है। वैसे सनातन धर्म पर छिड़े विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिया है कि सनातन पर पूरी तथ्यों और तर्क के साथ जवाब दिया जाए। केंद्र की मोदी सरकार भी विरोधी दलों की पिच पर ही खेलते हुए सनातन के मुद्दे को 2024 के चुनाव का एजेंडा बनाना चाहती है, लेकिन नेताओं के धर्म विशेष के खिलाफ दिए जा रहे एक के बाद एक विवादित बयानों ने सियासत में उबाल जरूर ले आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्रिकेट एशिया कप 2023 के ग्रुप स्टेज के मैच में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन कैंडी में खेले गए उस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था। कोलंबो में भी ऐसा होने का खतरा बना रहेगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान की राह भी आसान नहीं होगी। तो क्या भारतीय खिलाड़ी पिछले मैच से सबक लेंगे? दोनों खिलाड़ियों के यानी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के मुताबिक क्या स्थितियां बन रही हैं, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। कोलंबो है पाकिस्तान का काल, टीम इंडिया करेगी बुरा हाल। रोहित विराट नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कमर तोड़ेंगे। पाक खिलाड़ियों का धुआंधार प्रदर्शन, भारतीय खिलाड़ी सुपर 4 में करेंगे कमाल।
एशिया कप 2023 में अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। बाबर आजम की कप्तानी वाली इस टीम ने खास तौर पर अपनी गेंदबाजी से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की बैटिंग को पस्त किया है। नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ तो उसने अपने मुकाबले जीते भी, लेकिन बारिश के कारण भारत के खिलाफ मैच पूरा नहीं हो सका। लगातार दमदार खेल दिखा रही ये टीम अब एक बार फिर टीम इंडिया से टकराने वाली है। तो एशिया कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का प्रदर्शन क्या कहता है, नजर डालिए। बाबर आजम 3 मुकाबले खेले, 2 इनिंग्स, रन 168 बनाए, बेस्ट स्कोर 151 रन। इफ्तिकार अहमद 3 मुकाबले खेले, इनिंग्स 1, 109 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 3 मुकाबले खेले, 2 इनिंग्स, 102 रन बनाए। पाकिस्तानी बल्लेबाज रंग में हैं, ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें रोकना भारतीय गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होगा। वहीं भारतीय बल्लेबाजों का एशिया कप में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। भारतीय बल्लेबाजों पर भी एक नजर डालिए। रोहित शर्मा 2 मुकाबले खेले, 2 इनिंग्स, 85 रन बनाए। ईशान किशन 2 मुकाबले खेले, 1 इनिंग्स, 82 रन। शुभमन गिल 2 मुकाबले खेले, 2 पारी, 77 रन बनाए। ये तो दोनों टीमों के बल्लेबाजों की बात हो गई, जो साफ बता रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कहीं आगे हैं। ऐसे में चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं। टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े होते हैं। जब केएल राहुल जैसे खिलाड़ी फिट नहीं तो फिर चयन क्यों? बुमराह को जब वापस लौटना था तो फिर उनका चयन क्यों? बात बुमराह की उठी तो पाकिस्तानी गेंदबाजी पर भी नजर डालिए। हारिस रऊफ इनिंग्स 3 मुकाबले, 9 विकेट। नशीम शाह इनिंग्स 3 मुकाबले, 7 विकेट झटके। शाहीन अफरीदी इनिंग्स 3 मुकाबले, 7 विकेट लिए। पाकिस्तान के सिर्फ बल्लेबाजों ने ही अच्छा खेल नहीं दिखाया है, बल्कि गेंदबाजों ने भी अटैकिंग बॉलिंग की है। वहीं भारतीय गेंदबाज भी कुछ खास प्रदर्शन करते नजर नहीं आए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 2 मैच खेले, 1 इनिंग्स, 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज 2 मुकाबले खेले, 1 इनिंग्स, जबकि 3 विकेट हासिल किए। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा किसी ने छाप नहीं छोड़ी है। ऐसे में अगर भारत को सुपर 4 में पाकिस्तान से जीतना है तो कमाल करना होगा। भारतीय खिलाड़ियों को अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, खासकर गेंदबाजों को, क्योंकि पिछले मैच में नेपाल जैसी टीम ने भारतीय गेंदबाजों के सामने 230 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, जो गेंदबाजी पर सवाल खड़े करते हैं। सवाल उस बल्लेबाजी पर भी जो अब तक रंग में नजर नहीं आई। तो क्या रविवार को जब भारतीय टीम मैदान में उतरेगी तो पाकिस्तान के सामने टिक पाएगी? भारतीय फैंस को ऐसे कई सवालों के जवाब का इंतजार है। क्या टीम इंडिया इन सवालों का जवाब दे पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फटाफट